रॉ के एजेंट की गिरफ्तारी मामला अब सिर्फ भारत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि भारत से निकल के बॉल अब ईरान के कोर्ट में चली गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज एक इंतहाई अहम खत लिखा है ईरान को, जिसमें बरादर इस्लामी मुल्क से 6 मुतालबात किए गए हैं, 6 ताउन के मुतालबात किए गए हैं, जो कि इससे पहले पाकिस्तान ने ईरान से इस किस्म के मुतालबात नहीं किए। खत के मुताबिक जो मुतालबात हैं उसमें कुलभूषण यादव का एक साथी राकेश उर्फ रिजवान, जो कि अभी भी ईरान में मौजूद है, उसकी न सिर्फ फौरी गिरफ्तारी पाकिस्तान चाहता है ईरान से इस सिलसिले में ताउन, बल्कि गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले भी किया जाए और पाकिस्तान से उसकी तफ्तीश की जाएगी। इसके अलावा जो ईरान से मुतालबा किया गया है, कुलभूषण की कार्रवाइयों की तस्दीक और ईरानी दौरों की तफसील मांगी गई है। इसके अलावा ईरान में कयाम की तफसीलात बशमूल किन किन शहरों में और कितने दौरानिये के लिए वो ठहरा था, ये भी मांगा गया है। ईरान में किन लोगों से राबिता रखा है कुलभूषण यादव ने और राकेश उर्फ रिजवान ने, और किस मकसद के लिए पाकिस्तान ने ईरान से ये तफसीलात भी मांगी हैं। न सिर्फ कुलभूषण और राकेश उर्फ रिजवान, बल्कि रॉ के मुकम्मल नेटवर्क जो कि ईरानी सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है, उसके बारे में पाकिस्तान ने ईरान से तमाम तर तफसीलात, रॉ के मुकम्मल नेटवर्क के मुतालिक पाकिस्तान ने तफसीलात मांगी हैं और साथ ही ये भी ताउन का मुतालबा किया है कि इन उमूर के अलावा अगर कोई और मालूमात हैं तो वो भी पाकिस्तान के साथ शेयर की जाएं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस खत में जो कि पाकिस्तान ने ईरान को लिखा है, इसमें उस शॉप का एड्रेस तक दिखाया गया है, जो हम आपको थोड़ी देर में गूगल मैप के जरिए दिखाएंगे कि चाबहार के इलाके में अबरेशम मॉल है, वहां पर शॉप नंबर 709 दुकान नंबर 709 है, जहां पर ये कारोबार किया करते थे कुलभूषण यादव और उसका दोस्त, उसका साथी राकेश उर्फ रिजवान। ये शॉप तक पाकिस्तान ने, ये दुकान तक का पता पाकिस्तान ने ईरान के हवाले कर दिया है और मजीद ताउन मांगा है। साथ ही खत में यह भी कहा गया है कि रॉ की मुदाखलत की वजह से ईरानी सरजमीन का इस्तेमाल दोनों मुल्कों के बॉर्डर्स पर नुकसान का बाइस बन सकता है और इसी का जवाब ईरान की तरफ से भी आया है। ईरान ने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई है कि दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान जो बॉर्डर है वो अमन, सलामती और तरक्की का बाइस बनेगा। यही चीज समझने की जरूरत है ईरान को कि उसकी सरजमीन भारत की तरफ से मकरूह सरगर्मियों, मकरूह धंधों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, बल्कि चाबहार और गवादर के दरमियान अगर दोस्ताना और बरादराना ताल्लुक कायम हो जाए तो न सिर्फ ये खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की मुआशी तकदीर बदल के रख देगा और यही चीज शायद बल्कि यकीनन भारत को गवारा नहीं है। भारत अपने इन मकरूह सरगर्मियों से बाज क्यों नहीं आता, यही सवाल लेके हम चलेंगे भारत, जहां से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रॉ के साबिक चीफ ए.के. वर्मा। ए.के. वर्मा जी आदाब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने ईरान से आज जो खत लिखा है उसमें सिर्फ कुलभूषण ही नहीं बल्कि रॉ के मुकम्मल नेटवर्क की तफसीलात मांग ली हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में भी जा रहा है, यूरोपियन यूनियन में भी जा रहा है। ये मामला लेके पाकिस्तान अपना केस तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जबकि भारत उतना ही पुरस्कार तरीके से खामोश है। तो भारत की खामोशी एतराफ जुर्म समझा जाए? नहीं, ऐसा ही समझ सकते हैं, क्योंकि इस बात को ये किया जा रहा है कि वो भारत का जासूस था। इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट किया जा रहा है, तो इसलिए खामोशी हो सकती है यहाँ पे कि और क्या बात कहने की है। आपके सामने जो भी एविडेंस है उसको पेश कीजिए तो उस पर कमेंट किया जा सकता है। अभी तो कोई ऐसा एविडेंस सामने आया है सिवाय उनके अपने स्टेटमेंट के और उनकी तस्वीरों के, वो काफी नहीं होता है किसी बात को प्रूफ करने के लिए। तो आपके पास क्या प्रूफ है वो जरा दिखलाइए, फिर यहाँ से कमेंट कि आप उम्मीद कर सकते हैं। आप वर्मा जी, आप जिस सबूत की बात कर रहे हैं तो वो सबूत तो पेश कर दिया गया है, कन्फेशन स्टेटमेंट। आप जानते हैं कि लीगली कोर्ट में बहुत मजबूत होती है कन्फेशन स्टेटमेंट, मुल्जिम का एतराफ जुर्म। इससे बढ़ के क्या सबूत चाहिए भारत को? हमारे दोनों मुल्कों के बीच में जो ट्रस्ट की कमी है, इसलिए कई किस्म के सवाल उठ जाते हैं और कोर्ट में अगर स्टेटमेंट हुआ है तो वो काफी नहीं है ये बतलाने के लिए कि स्टेटमेंट वाकई सच्चाई दिखलाता है। सच्चाई को दिखलाने के लिए और क्या प्रूफ हैं आपकी तरफ, वो सामने लाइए
اور بھی بہت سارے پروفز ہیں ورما جی جو کہ مسلسل دیے جا رہے ہیں، لیکن بھارت ان سے نظر چرا رہا ہے، بھارت ان ثبوتوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے جو انڈین پاسپورٹ اس کے پاس ہے، ویلڈ انڈین پاسپورٹ کلبھوشن یادو کے پاس۔ اس کا اصلی نام کلبھوشن یادو ہے، لیکن وہ حسین مبارک پٹیل کے نام سے ٹریول کرتا رہا۔ اگر فرض کیجئے وہ ایجنٹ نہیں تھا تو پھر جعلی نام رکھنے کی اس کو ضرورت کیوں تھی؟ کلبھوشن یادو کے نام سے ٹریول کرتا۔ اور یہاں تک کہ پاکستان نے جو آج خط لکھا ہے ایران کو، اس میں تمام تر پتہ پرووائڈ کر دیا ہے جو بزنسز کلبھوشن اور اس کا دوست راکیش کرتے رہے ہیں ایران میں۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن سب سے اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو آپ کاؤنسلر دلا دی جائے ہمارے ہائی کمیشن سے، وہاں ہائی کمیشن کے لوگ آ کے اس سے بات کر لیں گے، تب ذرا بات کیا ہے یہ بھارت پہلے جرائم تو تسلیم کرے، پھر اس پہ قونصلہ رسائی دینے کا سوچا بھی جا سکتا ہے پاکستان کی طرف سے۔ لیکن آپ نے سن لیا کہ رو کے سابق چیف وہ بھی کہہ رہے تھے، جب ان کے سامنے ثبوت رکھے گئے تو وہ بھی لاجواب ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور ان کے پاس جواب نہ بن پڑا، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ بات کریں گے بین الاقوامی قوانین کی، کیونکہ بھارت کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ کلبھوشن یادو تک کاؤنسلر رسائی دی جائے۔ میرے ساتھ ماہر بین الاقوامی قوانین احمد بلال صوفی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم احمد بلال صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ فرمائیے گا کہ انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے کہ ایسے ایجنٹ کو، ایسے مجرم کو کاؤنسلر رسائی دینی چاہیے امیڈیٹ ریکویسٹ پہ؟ جی میرا خیال ہے جو بین الاقوامی قانون ہے اس کی تو ذکر میں بعد میں کر لوں گا، کیونکہ وہ جنرل لا ہے جی، اور اس میں جنرلی تو یہ موجود ہے کہ آپ کاؤنسلر رسائی دیتے ہیں، لیکن وہ ایک ٹریٹی میں موجود ہے، لیکن جب آپ اس کو امپلیمنٹ پاکستان نے 1972 میں اپنے اس کی قانون سازی کی، ایکسس والی پروویژن جو ہے وچ از آرٹیکل 36 اس کو انکارپوریٹ نہیں کیا۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کی روشنی میں کاؤنسلر ایکسس دینا لیگل آبلیگیشن تو نہیں ہے۔ ٹھیک، اب اس کے علاوہ، اس جنرل لا کے علاوہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 2008 کا ایک خصوصی معاہدہ ہے کاؤنسلر کی رسائی کے لیے، جسے ہم کہیں گے کہ وہ اسپیشل لا ہے جو گورن کرے گا اسٹیٹ پارٹیز کو۔ اچھا، اس دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 90 دن تک آپ کاؤنسلر ایکسس دے سکتے ہیں، گویا پاکستان کے پاس ابھی بھی 60 دن اور ہیں، اگر یہ ایک مہینہ تقریباً اس کو ہو گیا ہے اریسٹ ہوئے تو 60 دن اور ہیں۔ دوسرا اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کی بنیاد پر آپ کسی کو پکڑتے ہیں تو آپ کاؤنسلر ایکسس کو ڈکلائن بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ احمد بلال صوفی، ہمیں انٹرنیشنل لا کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ قصہ مختصر، پاکستان پر لیگل آبلیگیشن نہیں ہے کہ امیڈیٹ ریکویسٹ پہ بھارت کی کلبھوشن تک کاؤنسلر رسائی دی جائے۔ اس معاملے پہ مزید بھی بات کرتے رہیں گے، لیکن ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اختلافات کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ جی، پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ وقار یونس جو کہ آج کل قومی کرکٹ ٹیم کا وقار بحال کرنے کے مشن پہ ہیں، جب پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی سنوائی نہ کی تو پھر وہ اپنے روایتی جوکر کو لیے کالی بھیڑوں کو بولڈ کرنے کے لیے وفاقی وزیر کھیل ریاض پیرزادہ کی وکٹ پر جا پہنچے۔ ریاض پیرزادہ صاحب نے نہ صرف ان کی شکایات سنی بلکہ وزیر اعظم تک پہنچانے کا وعدہ بھی کر لیا۔ کیا اس تمام تگ و دو کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا پھر بات نشستند، گفتند، برخاستند تک ہی محدود رہے گی؟ سوال یہ ہے کہ ہماری کرکٹ جو کہ کل تک ہماری پہچان تھی، آج وہ اتنی حیران پریشان کیوں ہے؟ یہ تو تسلیم شدہ ہے کہ پاکستان کرکٹ میں، پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی آنی چاہیے، لیکن یہ تبدیلی آئے گی کیسے اور یہ تبدیلی لائے گا کون؟ یہی سوال لے کے چلیں گے ہم اسلام آباد، جہاں سے مجھے جوائن کر رہے ہیں سابق کرکٹر سرفراز نواز صاحب۔ السلام علیکم سرفراز نواز صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ وقار یونس شہریار خان کے خلاف شکایات کر رہے ہیں، شہریار خان صاحب شو کاز نوٹس دینے کا فیصلہ کر رہے ہیں، شاہد آفریدی صاحب ٹویٹر پہ معافیا مانگ رہے ہیں، معین خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ یہ کرکٹ بورڈ میں، کرکٹ میں چل کیا رہا ہے سرفراز نواز صاحب؟ دیکھیں، یہاں تو ایک طرف تو دو بڑوں کی جنگ ہے، ایک طرف ہے شہریار، دوسری طرف غدار نجم سیٹھی جس کو فوج نے غدار کہا ہوا ہے، اور نواز شریف نے اس کو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی پہ پکڑا بھی گیا تھا، اور یہ دونوں کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے، اور اس میں پھر جو بیانات آئے ہیں ہیڈ کوچ کے اور معافیاں مانگی گئی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معافیاں مانگ کیوں رہے ہیں؟
अपना पीछा छोड़ें, इन्होंने फेलियर हुई है। उधर से दूसरी तरफ वो ट्विटर पे अफरीदी साहब माफी मांग रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मैं कौम से माफी मांग रहा हूं, बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं। ये देखें कहां ये मनमानी आप करने आ गए। आप अवाम से तो माफी मांग रहे हैं लेकिन बोर्ड ऑफिशियल से सरफराज नवाज साहब, इस वक्त लग ये रहा है कि रिपोर्ट लीक होना ये बड़ा इशू है, वकार यूनुस का मीडिया से बात करना ये बड़ा इशू है, लेकिन जो बुरी कारकर्दगी है, शर्मनाक कारकर्दगी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, वो पीछे रह गई है। रिपोर्ट कैसे लीक हुई ये बड़ा इशू बन गया है। नहीं देखें, रिपोर्ट लीक आउट होने का तो कोई बात ही नहीं है। ये तो आज नहीं 10 दिन के बाद लीक होनी थी और जो कमेटी है बनी हुई उन्होंने अवाम को बता देनी थी। तो ये इसके ऊपर तो वकार यूनुस को क्या एतराज है? एक रिपोर्ट दी है उसके ऊपर उन्होंने देखना है कि ठीक है या नहीं। शायद यार ऐसे ही कह रहे बूढ़ा हो चुका है बेचारा कि मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा। इंक्वायरी भाई करोगे क्या? ये रिपोर्ट तो सबके मेंबर्स के पास जानी है जो कमेटी में है। तो लीक आउट का सिर्फ शहरियार खान साहब नहीं बल्कि सरफराज नवाज साहब, हमारी अपनी क्रिकेट भी बूढ़ी हो गई है। तो इस क्रिकेट को दोबारा दम में लाने के लिए, इसमें दोबारा नई रूह फूंकने के लिए क्या करना चाहिए सरफराज नवाज साहब? देखें, सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब को इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि पूरा मुल्क चीखों पुकार कर रहा है। शायद मियां नवाज शरीफ के कान में ये चीखें नहीं पहुंची। बाहर की दुनिया से टेलीफोन आ रहे हैं, ट्विटर पे आ रहे हैं कि खुदा के लिए हमें बचा लें, हम यहाँ काम करते हैं, हिंदू हमें शर्मिंदा करते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब को ये सब आवाजें पहुंचनी चाहिए। और उसके बाद जो खबर मुझे मिली है कि मियां साहब ने लेटली किसी से बात की है बोर्ड के हेड को चेंज करने की, लेकिन सबसे पहले जुआ ग्रुप का जो माफिया मैन वहां बैठा हुआ है जिसने मतलब सरफराज नवाज साहब, सिर्फ हेड को चेंज होना चाहिए या चेयरमैन भी चेंज होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी चेंज होनी चाहिए, सिलेक्टर्स भी चेंज होने चाहिए, कप्तान, मतलब चेंज कहां कहां होना चाहिए? ये देखें मेरे पास कागज मौजूद हैं, इसमें आपका जो चेंज होना चाहिए हारून रशीद है, उसके बाद अफरीदी, वकार यूनुस, उसके बाद अजहर खान, शहरयार, नजम सेठी, शकील शेख, सुबान, ये सब जो हैं ये बहुत बेशर्म इंसान है। इनको फौरी तौर पे चेंज होना चाहिए। माफिया मांगना, ये करना, ये तो ऐसे शर्मनाक बात अपने लिए बनाई है कि हम माफी मांगते हैं, हम ये करते हैं। भाई आपकी परफॉर्मेंस नहीं रही, अप टू स्टैंडर्ड नहीं रही, इसलिए माफी मांगते हैं, इसलिए कौम का पीछा छोड़े और नए लोग आए। और ये इधर उधर जो ग्रुपबाजी बना दी है इन्होंने, अब उसमें और एक तरफ हाथ पड़ गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरफराज नवाज साहब। बहुत अहम तरीके से पिन पॉइंट कर रहे थे कि पीसीबी में ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड में बल्कि टीम इंतजामिया में किस किस को चेंज होना चाहिए। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको खबर देंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए मुश्किलात में नया इजाफा हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की तर्ज का एक नया केस बरतानिया में खुल गया है। जी वेलकम बैक। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आजकल गर्दिश हालात का शिकार है। कभी मुत्तहिदा को पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के दबाव का सामना करना पड़ता है। कभी लंदन में इमरान फारूक कत्ल केस गले की हड्डी बनता नजर आता है। इमरान फारूक केस से अभी जान छूटती नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा केस सांप की तरह फन फैलाए खड़े नजर आता है। और इन तमाम मुश्किलात में मुत्तहिदा के लिए एक नया इजाफा हुआ है कि सन नाम की एक बरतानवी चैरिटी है जिसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से 2 लाख पाउंड की बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर की गई है। लेकिन इस रकम का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खातों में कोई इंदराज नहीं है, लेकिन सन चैरिटी के खातों में इसका इंदराज है। इस अजीब घपले पर बरतानिया में हुकाम परेशान हैं। बरतानिया में तहकीकात शुरू हो गई हैं और कहा यह जा रहा है कि सन चैरिटी के नाम ट्रांसफर होने वाले 2 लाख पाउंड मनी लॉन्ड्रिंग पर पहले से चलने वाले केस के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सन चैरिटी की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमने निकाली हैं, आपके लिए आपसे शेयर करते हैं। सन चैरिटी का नंबर बरतानिया में 1060417 है। 28 जनवरी 1997 को ये सन चैरिटी रजिस्टर हुई। इसके ट्रस्टी तारिक मीर हैं। इसका पता लंदन में एलिजाबेथ हाउस 5458 हाई स्ट्रीट एजवेयर है, HA87EJ।
اور सन चैरिटी के अकाउंट्स 2014 तक फाइल हुए हैं। उसके बाद इसके खातों की कोई तफसीलात मंजर आम पर नहीं आई, कोई तफसीलात सामने नहीं आई। हम आपके लिए एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स चला रहे हैं। सन चैरिटी के अकाउंट डिटेल्स हैं, सन चैरिटी के ओहदेदार कौन कौन हैं, ये सब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये मामला कितना गंभीर है, मुत्तहिदा के लिए क्या नई मुश्किल हो सकती है, ये जानने के लिए इस वक्त नसीम सदीकी मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि लंदन से हमारे नुमाइंदे हैं। नसीम, लंदन पे बड़ी खबर है आपकी, बड़ी नजर भी है, ये मामला क्या है सन चैरिटी का और ये कनेक्ट कैसे हो सकता है जो मनी लॉन्ड्रिंग का पहले केस चल रहा है? रिदा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। ये सारे मामलात शुरू 16 सितंबर 2010 में हुए थे, जब डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर हुआ था। डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर के बाद पुलिस ने सारा एरिया कार्डन कर दिया था। तकरीबन 4000 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यूज स्कॉटलैंड यार्ड कर चुकी है। उसके अलावा तकरीबन 7000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स जो है वो उन्होंने देखे हैं। और जब डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर हुआ था तो उनके घर पे जब तलाशी हुई थी और घर पे जो उनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, जिस घर को आपने अपने प्रोग्राम में दिखाया भी था, उसी घर से बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिनके लिंक्स आगे से आगे बढ़ते गए और डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर के बीच में से ये मनी लॉन्ड्रिंग केस निकला। और यानी कि जब मर्डर हुआ था उसी वक्त से मुत्तहदा के लिए स्पेशली लंदन में बहुत ज्यादा मुश्किलात जो है वो शुरू हो गई थी, क्योंकि तकरीबन तमाम अल्ताफ हुसैन समेत राब्ता कमेटी के तमाम मेंबरान का स्कॉटलैंड यार्ड ने इंटरव्यू किया था। उसके बाद उनके बैंक अकाउंट्स चेक किए गए, उसके बाद ये मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन अब ये सन चैरिटी के नाम मुत्तहिदा ने 2 लाख पाउंड कहां से ट्रांसफर किए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि ये सिर्फ मामला 4 लाख पाउंड जो अल्ताफ हुसैन के घर से बरामद हुए थे और 1.5 लाख जो ऑफिस से बरामद हुए थे। अभी लोगों को सिर्फ यही नजर आ रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस जब क्राउन कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वहां पे आपको मिलियंस की ट्रांजैक्शंस मिलेंगी, क्योंकि इस केस को लंबा होने का जो मामला है उसका भी रीजन ये है कि एक लिंक से दूसरा लिंक और दूसरे लिंक से तीसरा लिंक निकलता चला आ रहा है और ये केस मिलियंस में फैल चुका है। ये जो सन चैरिटी वाला मामला है, यूके में अक्सर जो आपका काला धन है उसको छुपाने के लिए या चैरिटीज वगैरह बना ली जाती हैं, क्योंकि चैरिटीज में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर चैरिटी के नाम पे आप कोई बिजनेस करे तो उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि टैक्स वहां पे 30-40% है। उसके अलावा जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं या आपने बिल्डिंग ली है वो एड्रेस आप शो कर दें तो वहां पे जो काउंसिल के रेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं मंथली, आपको उनकी भी एग्जम्पशन मिल जाती है जी। फिर आपको कोई गिफ्ट या कोई चीज आपको आती है वो भी आप चैरिटी की मद में शो कर देते हैं। तो लिहाजा देखा जाए तो चैरिटी के बद में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो लोग यूजुअली यही करते हैं कि चैरिटीज बना लेते हैं और उनमें पैसा इनपुट आ जाता है लेकिन उसको शो नहीं करते। 9/11 2012 में ट्रांसफर हुए ये 2 लाख पाउंड और 2014 तक शो हो रही हैं सन चैरिटी के अकाउंट डिटेल्स, उसके बाद शो नहीं हो रही जी, बिल्कुल फाइल नहीं हुई, इसलिए कि 2014 में मनी लॉन्ड्रिंग केस शुरू हो गया था और इस तरह की तमाम एक्टिविटीज जो है इनके अकाउंट सीज कर दिए गए थे और तमाम एक्टिविटीज रोक दी गई थी। तो 2 लाख जो पाउंड शो हुआ है उसमें यही होता है कि वहां से पैसा आया है एमक्यूएम की तरफ से, उधर उन्होंने शो किया है। लेकिन जो एमक्यूएम ने यहाँ पे पाकिस्तान में अपने अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन को जमा कराया या जो भी उनकी उसमें नहीं है वो 2 लाख पाउंड, उसमें वो मेंशन नहीं है। तो 100% ये मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में ये मामला आएगा और ये उससे कनेक्ट हो सकता है जो पहले से चल रहा है। ये मैं आपको बताऊं, ये उससे कनेक्ट नहीं हो सकता, ये उसके बीच में से निकला है। जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपको कोई चीज ऐसी नजर आती है जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है तो आप इन्फॉर्म करते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को। तो लिहाजा ये जो डॉक्यूमेंट आया है, जो बात आई है सन चैरिटी की, ये डेफिनेटली स्कॉटलैंड यार्ड जो मनी लॉन्ड्रिंग साहब इस चैरिटी के ओहदेदारों में कहीं शामिल हैं, कहीं उनका नाम है? नहीं, उनका ओहदेदारों में नाम शामिल नहीं है। वो तो जो यूरो प्रॉपर्टीज था उसमें उनका नाम शामिल था, उसमें वो डायरेक्टर भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इसमें तो मिसेस जकिया जुबैरी ट्रस्टीज में है, जो कि एक लेबर पार्टी जो यूके की है उनकी काउंसलर है ब्रेंट की, वो इनकी ट्रस्टीज में शामिल हैं। अच्छा जी, जकिया जुबैरी साहिबा जी, जकिया जुबैरी वो लेबर पार्टी की जो काउंसलर हैं जी, ब्रेंट की काउंसलर रह चुकी है। और तारिक मीर साहब और उनके बेटे, उनके साहबजादे भी जो हैं वो ट्रस्टी में शामिल हैं। ट्रस्टीज में तो बेसिकली क्योंकि तारिक मीर अकाउंटेंट है एमक्यूएम के, तमाम मामलात वही देखते थे, तो ये चैरिटी वगैरह भी उन्होंने अपने नाम से बना के, क्योंकि जो भी अकाउंट बैलेंस करना होता है या अकाउंट्स शो करने होते हैं उसके लिए फिर ये चैरिटी से ही शो करते हैं। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये केस सामने आया तो डेफिनेटली
स्कॉटलैंड यार्ड जो तफ्तीश कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग, उन्होंने ये मुत्तहिदा के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं? ये बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ेंगी, क्योंकि मामलात अभी तो तमाम कागजात जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड के पास है। जिस दिन मैंने आपको पहले भी कहा था ये केस क्राउन कोर्ट में पेश होगा तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे, ये चैरिटी का मामला भी सामने आएगा। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स भी आप हम तक लेकर आए हैं सारे के साथ? जी, ये मैंने अभी आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने आपको दिए थे। तो उसके अलावा जो है अभी बहुत सारी चीजें निकलेंगी। दुबई पैसा शिफ्ट होता रहा है, दुबई से पैसे आते रहे, इंडिया से पैसे आते रहे, इस तरह के ढेरों डॉक्यूमेंट्स है जो स्कॉटलैंड नसीम सदीकी, नुमाइंदा लंदन, बहुत बहुत शुक्रिया एक्सक्लूसिव डिटेल्स देने के लिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ एक नई पटारी खुल गई है, मुत्तहिदा के लिए मुश्किलात में नया इजाफा हो गया है। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि धरने का तो धड़न तख्ता हो गया, लेकिन अखलाकियात का भी जनासा निकल गया। ये डंडा है, हाँ ये डंडा है, के बारे में और खंजीर के बारे में तो जो और सूरा खंजीर से भी बदतर है। हाथों में चिराग मुस्तफवी, लेकिन जहां को जलाती रही बू लहबी। मजहबी रहनुमा बड़े कर्रो फर के साथ इस्लामाबाद में वारिद हुए थे। डी चौक के सामने डेरे डाल के इस्लामाबाद में निजामी जिंदगी को मफलूज करने की कोशिश की, लेकिन इस सब के बावजूद मजहबी रहनुमाओं और मजहबी प्रोटेस्टर्स का इस्लामाबाद में एहतजाज, इस्लामाबाद में धरना धड़न तख्ता हो गया, लेकिन अपने पीछे इंतहाई तल्ख सवालात छोड़ गया है। ये वही तल्ख सवालात हैं जिनमें से कुछ आज हम अपने इस सेगमेंट में उठाएंगे। गालन गलोच, तोड़ फोड़, क्या उलमाए कराम जैसे मुअज़्ज़िज़ और मोतबर तबके को ये सब ज़ेब देता है? क्या ये वो तर्ज अमल है जिसकी तबलीग की जाती है? यकीनन नहीं। तो फिर कौल और फेल में इतना संगीन तजाद नजर क्यों आया? इस्लामाबाद धरने के दौरान यही सवाल लेके चलेंगे हम मुमताज आलिम दीन अल्लामा ताहिर अशरफी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। हाथों में चिराग मुस्तफवी, लेकिन जहां को जलाती रही बू लहबी, ये क्या कॉल ऑफ फेल में तजाद था? ये क्या तर्ज अमल था जिसे देख के कौम अभी तक सकते में है इस्लामाबाद के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, कुरान करीम ने तो कहा है कि आप किसी के झूठे खुदा को भी गाली ना दे। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि। कुरान ने कहा वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी के बुरे नाम रख के उसे ना पुकारो। तो अब ये एक तरफ तो कुरान और हदीस है और फिसक कहा है अल्लाह के नबी ने गाली देने को, ये दूसरी तरफ ये सब कुछ जो हमने देखा। और फिर ये अगर हम अपनी रियासत को देखें तो कहाँ है कौमी एक्शन प्लान? यहाँ एक इमाम जो है मस्जिद में दूसरा जो है ऊपर माइक लगा ले तो आप उस पर पर्चा दे देते हैं। और यहाँ जो कुछ हुआ आर्मी चीफ से लेकर वजीर आजम से लेकर उनके घरों की बच्चियों तक जो कुछ कहा गया, ये कौन सी इखलाकियात है, कौन सा दीन है, कौन सा रवैया है? ये हमारी समझ से तो बाहर है। मुझे भी मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 40 से ऊपर है, 43-44 साल हो गई। मैं मजहबी घराने का बच्चा हूँ। मैंने कभी किसी मजहबी लीडर से इस तरह की कम अज कम जो है वो मुगल्लज़ात नहीं सुनी, इस तरह का रवैया नहीं सुना। और फिर ये भी नहीं देखा कि आप गालियां दे रहे हैं और सामने से जो है वो नारे लग रहे हैं अल्लाह के रसूल के। अल्लाह, ये क्या है? हमने तो ये अपनी जिंदगी में। अल्लामा साहब, जिन्होंने इस्लामाबाद में तोड़फोड़ की है, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, उनके खिलाफ तो कानून निमट लेगा, लेकिन जिन्होंने अखलाकियात को नुकसान पहुंचाया है, इस्लामाबाद में अखलाकियात का जनासा निकाला है, इसके बारे में क्या समाजी रवैया सामने आना चाहिए? देखिए, बात यह है कि हमारे पास एक कौमी एक्शन प्लान मौजूद है। आज ही इस्लामाबाद में पिंडी की एक अदालत ने एक शख्स को इसकी बुनियाद पे 10 साल की सजा दी है। क्या ये सारी वीडियो हमारी वजारत दाखिला को नजर नहीं आती? क्या ये सारी हमारे इदारों को नजर नहीं आती? क्यों नहीं इसकी बुनियाद पर FIR करके इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता? वो कोई भी हो, अगर ताहिर अशरफी भी हो, वो भी ये रवैया रखे, तो मेरा
کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ کیا لوگوں کو ابھارا نہیں گیا آرمی چیف سے لے کر وزیر اعظم اور صدر تک کے قتلوں کی تال پر؟ کیا ہماری ریاست اتنی کمزور ہے کہ ایک جتھا آئے وہ جو چاہے کرے، جس طرح چاہے کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم روتے دیکھیں کہ جناب ہوا کیا ہے؟ نہیں جی ہمیں پرامن رستے دینے ہیں، تو بھائی پھر یہ اس دارالخلافہ کا کوئی اور نام رکھ دیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ اور اب آخر میں خبر یہ ہے کہ صدر براک حسین اوباما واشنگٹن میں ہونے والی چوتھی جوہری سلامتی کانفرنس کی آخری بار میزبانی کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اس سمٹ میں شرکت کرنی تھی، لیکن داخلی حالات کی وجہ سے مشیر خارجہ امور طارق فاطمی صاحب اس سمٹ میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس سال ہونے والی کانفرنس میں ایک خصوصی سیشن شامل کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے داعش جیسے شدت پسند گروہ سے جوہری ہتھیاروں کو محفوظ رکھا جائے۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا براک اوباما اپنے اس مقصد میں، انہوں نے اس جوہری سلامتی کے سمٹ یا کانفرنس کا آغاز کیا تھا، کیا وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں ان 4 سالوں میں؟ کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں 2000 میٹرک ٹن انتہائی افزودہ یورینیم اور پلوٹونیم موجود ہے۔ امریکی حکام بار بار اس بات کو تسلیم بھی کر چکے ہیں اور بارہا اس کا برملا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان ایک ذمہ دار جوہری ریاست ہے، اور پاکستان بطور ریاست بہت سے عالمی فورمز پر بارہا اپنے اس عزم کا اعادہ بھی کر چکا ہے اور اپنے عزم کو اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے ایکشنز کے ذریعے ثابت بھی کر چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ امریکہ کی طرف سے دوہرا معیار تب دیکھنے میں آتا ہے جب سول جوہری معاہدہ بھارت کے ساتھ تو کر لیا جاتا ہے لیکن پاکستان کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ تمام تر سوالات ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ چوتھی عالمی جوہری سلامتی کانفرنس میں ان کو ایڈریس کیا جائے گا۔ اور اب پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ کو دکھا دیں آج کے سوال کا رزلٹ۔ آج کا سوال ہم نے کیا تھا کرکٹ کے حوالے سے کہ کرکٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے پاکستان میں، تو کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ بورڈ میں اور ٹیم انتظامیہ دونوں میں آنی چاہیے۔ عوام سب سے زیادہ یہی سمجھتے ہیں، 60% سے زیادہ لوگوں نے یہ رائے دی ہے، اور اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، لوگوں کو مایوسی ہے۔ سب سے زیادہ 26% کم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بورڈ یا صرف ٹیم انتظامیہ میں تبدیلی آنی چاہیے۔ عوام چاہتے ہیں کہ نہ صرف کرکٹ بورڈ میں بلکہ ٹیم انتظامیہ میں بھی تبدیلی لائی جائے۔ یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔